एवरीवन, वेलकम बैक। ये है क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स का एनुअल एग्जाम का सैम्पल पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया है वो उसका जो टाइम पीरियड है वो 3 आवर्स का है और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 80 मार्क्स हैं। इनमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो कि आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले रीड करने हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ए, बी, सी एंड डी। सेक्शन ए में आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे फिल इन द ब्लैंक्स के, जहां हर एक आंसर देने पर आपको 1 मार्क मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि हर आंसर देने पर आपको 1 मार्क मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू फॉल्स होंगे, जहां हर आंसर पर आपको 1 मार्क मिलेगा। सेक्शन बी है क्वेश्चन नंबर 3 टू 12। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, इन्हें सॉल्व करना है आपको और हर एक आंसर देने पर आपको 2 मार्क्स मिलेगा। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 13 टू 17 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जैसे होंगे, जहां सॉल्व करने पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे हर एक आंसर पर। सेक्शन डी में आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 से 21 तक होंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जहां हर एक आंसर पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, लेकिन इंटरनल चॉइस आपके पास प्रोवाइड होंगी। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर। तो जो सेक्शन ए का जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपके पास 10 फिलअप्स हैं, हर एक आंसर पर आपको 1 मार्क मिलेगा। तो जो फर्स्ट फिलअप आपको दिख रहा है यहाँ पर, डैश मल्टीप्लाइड बाय -8 दैट इज -8 इज इक्वल टू -56 या -56। किस नंबर को -8 या -8 से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका आंसर -56 आ जाए? तो उसके लिए आपको क्या करना है, -56 को डिवाइड करना है -8 से, तो आपको मिल जाएगा आंसर 7। दोनों में नेगेटिव साइन है इसलिए आंसर पॉजिटिव में आएगा। नेक्स्ट है आपका जो डेसिमल नंबर है, यहाँ पर आप डेसिमल को भूलकर सिर्फ पहले मल्टीप्लाई करेंगे और जब आंसर आ जाए तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उन्हें लास्ट से काउंट कर डेसिमल लगाना है। जैसे कि 15.651 आंसर आ गया। अगला है 25 डिवाइड बाय 0.10 इज इक्वल टू 25 टाइम्स डैश। तो पहले हम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर है 250। अब उसको राइट हैंड साइड पे जो नंबर्स हैं उनसे मैच करना है। तो राइट हैंड साइड पर हमारे पास नंबर है 25, तो उसको 250 बनाने के लिए 25 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। अगला है -46 डिवाइड बाय -23। दोनों नेगेटिव साइंस है, डिवाइड में दोनों नेगेटिव साइंस कैंसिल आउट हो जाएंगे और जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। अगला है फिगर्स दैट हैव द सेम शेप एंड साइज आर सेड टू बी। अगर कोई फिगर उनके शेप सेम है और साइज भी सेम है तो उन फिगर्स को बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट है द डैश इज द लोएस्ट अमंग ऑल द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स। मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर्स दे रखे हैं और उनके कॉमन मल्टीपल्स दे रखे हैं, तो जो सबसे छोटा वाला मल्टीपल होगा उसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM कहते हैं। नेक्स्ट है फॉर डेसिमल मल्टीप्लिकेशन वी फर्स्ट मल्टीप्लाई द मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट एज काउंटिंग नंबर्स। जब भी डेसिमल नंबर वाले नंबर्स होते हैं तो पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट जो दो नंबर्स आपके पास गिवन होंगे पहले उनको मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद एज अ काउंटिंग नंबर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम उसका डेसिमल्स लगाते हैं। नेक्स्ट है अ डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट और एनी ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी इनटू 2 आइडेंटिकल पार्ट्स इज कॉल्ड। कोई भी फिगर हो या लाइन सेगमेंट हो, उसको अगर हम बिल्कुल आइडेंटिकल पार्ट्स उसको डिवाइड करते हैं ताकि जो डिवाइड वाले पार्ट्स होंगे वो एक जैसे लगते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बाइसेक्शन। अगला फिलअप है आपका द डैश इज द नंबर इन द मिडिल ऑफ एनी सॉर्टेड डाटा। कोई भी डाटा गिवन हो, अरेंज्ड हो असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसका जो मिडिल नंबर होता है वो मीडियन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड द। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर राइट साइड की जो ऑपोजिट वाला साइड होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अगला है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ 5 ऑप्शनल क्वेश्चंस है जहां हर एक आंसर पर आपको 1 मार्क मिलेगा। द एलसीएम ऑफ 2 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के जो एलसीएम होंगे, कोई भी 2 प्राइम नंबर्स का जो उसका एलसीएम आएगा वो क्या हो सकता है? क्या वो लेस देन बोथ नंबर्स होगा, ग्रेटर देन बोथ नंबर्स होगा, लेस देन m टाइम्स n या ग्रेटर देन m टाइम्स n? तो वो हमेशा ग्रेटर देन बोथ नंबर्स होगा, यानी जो भी एलसीएम आएगा वो उन 2 नंबर से बड़ा होगा। अगला है अ नंबर x increased by 36 is equal to 10 times itself. What is the equation?
अगर कोई x नंबर है उसको 36 से प्लस कर दिया जाए, इंक्रीज यानी बढ़ा दिया जाए, तो वो उसी नंबर का 10 टाइम्स बन जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस 36 इज इक्वल टू 10x। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। अगला है आपका 1526 डिवाइडेड बाय 4। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा, जो कि है 381.5। नेक्स्ट है आपका द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? क्या सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द डाटा प्लस नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डाटा, या माइनस नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डाटा, या मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा? तो करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द डाटा। जितने भी डाटा में वैल्यू उन सब का सम निकालो और वो जितने नंबर्स हैं उनको काउंट कर उनके साथ डिवाइड करना है। नेक्स्ट है विच कॉन्करेंस कंडीशन इज सेटिस्फाइड व्हेन टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। जब दो ट्राइंगल्स हैं और उन्हीं दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल्स और एक इंक्लूडेड साइड यानी उन दो एंगल्स के बीच वाला जो साइड होगा वो इक्वल है, तो वो कौन सा कॉन्करेंस होगा? वो होगा एंगल साइड एंगल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो ट्राइंगल हैं और उन दोनों ट्राइंगल्स के जो एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो आपके पास गिवन दे रखा है, वो दोनों इक्वल है, तो उसकी जो साइड होगी इंक्लूडेड साइड, वो आपका ASA कॉन्ग्रेंस कहलाएगा। नेक्स्ट है राइट ट्रू फॉल्स बताना है। जो फर्स्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है वो है when one of the multiplier or the multiplicand is positive and the other is negative, their product is negative। अगर दो नंबर है उनमें से एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, तो आंसर उन दोनों मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? क्या वो नेगेटिव होगा? तो ये क्या ट्रू स्टेटमेंट है? तो यस। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं तो एक नेगेटिव नंबर 2 और एक 4 लेते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर नेगेटिव में आएगा। नेक्स्ट है आपका द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF इज द लोएस्ट अमंग ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स। अगर कोई ग्रुप ऑफ नंबर्स दे रखा है और उनका कॉमन फैक्टर निकालना है, तो जो उनका लोएस्ट है वो क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा? तो ऑब्वियसली लोएस्ट लिखा है तो वो लोएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। उसके लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गिवन है कि कॉमन फैक्टर्स में से भी जो बड़ा वाला होगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF कहलाता है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट आना चाहिए था। नेक्स्ट है any point that is of equal distance from the two endpoints of a given line segment lies on its perpendicular bisector। अगर कोई आपके पास एक लाइन दे रखी है और उन दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे अगर आप आर्क लगाते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो, तो वो उस लाइन को, उस सेगमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो आपने जिस तरह से फिगर भी बनाया होगा, इस तरह से दो एंड पॉइंट से अगर हम आर्क लेते हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बनेगा वो दो लाइन सेगमेंट्स को इक्वली डिवाइड करेगा, और जो लाइंस बनेंगे जैसे PA इक्वल्स टू PB हो जाएगा, तो कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है आपका अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एन इक्वेशन। अगर दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, उनके बीच में जो इक्वल साइन दे रखा है, जैसे LHS एंड RHS दे रखे हैं, तो वो एक इक्वेशन बनाता है, तो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है आपका इफ A टाइम्स B टाइम्स C इज इक्वल टू A टाइम्स B then times C for any three integers A, B and C, then integer multiplication is associative। yes, ये एसोसिएशन बना रहा है, तो ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। अगला है आपका सेक्शन B सॉल्व दीज। यहाँ पर आपको हर एक आंसर पर 2 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 आगे जो कंटिन्यू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपके थे, एंड इसके बाद 3 नंबर है डिटरमाइन वेदर द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं आपको डिटरमाइन करना है, यानी बताना है। तो अब आप ट्राइंगल को अच्छे से देखिए। यहाँ पर RE इज इक्वल टू JA, तो ये दोनों लाइन सेम है, सेगमेंट्स सेम आ रहा है 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ED इज इक्वल टू AM, दोनों ही 5 सेंटीमीटर है, ये भी इक्वल है। नेक्स्ट है आपका तीसरा जो साइड आप देख पा रहे हैं, ये है RD इज इक्वल टू JM, दोनों ही 6 सेंटीमीटर है। तो अगर आप कॉन्ग्रुएंस चेक करते हैं तो तीनों साइड्स अगर इक्वल है, दैट मीन्स कि वो SSS कॉन्ग्रुएंसी शो कर रहा है, यानी दोनों ट्राइंगल्स जो है उनका जो कॉन्ग्रुएंस है वो SS
एस है। तो आप राइट डाउन कर सकते हैं आंसर फाइनल इस तरह से, दैट इन ट्राइंगल आर ई डी एंड इन ट्राइंगल जे ए एम, आर ई इक्वल्स टू जे ए विच इज 3.5 सेंटीमीटर, ई डी और ए एम 5 सेंटीमीटर है, और आर डी जे एम जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो ट्राइंगल सेटिस्फाई कर रहा है एस 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 कंडीशन को, यानी कॉन्ग्रुएंस ये प्रूव हो चुका है बाय एस 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 कंडीशन से। तो आप कॉन्ग्रुएंट साइन भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। Imagine you are in place where the temperature drops by 5 degrees Celsius each hour. If the temperature is currently at 8 degrees Celsius, write an expression which denotes the temperature after 4 hours. मान लीजिए आप एक ऐसी जगह पर है जहां पर हर एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस घटता जा रहा है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है। अगर टेम्परेचर करंट टेम्परेचर एट प्रेजेंट टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है, तो 4 घंटे बाद जो टेम्परेचर होगा उसका जो एक्सप्रेशन आएगा, इक्वेशन जो होगी वो आपको बताना है कि क्या निकलेगा। तो मान लीजिए आपका जो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, जो कि गिवन है यहाँ पर, टेम्परेचर ड्रॉप बाय 5 डिग्री सेल्सियस, उसको हम लिख सकते हैं -5 यानी -5 डिग्री सेल्सियस, और जो करंटली टेम्परेचर है वो है 8 डिग्री सेल्सियस, जो कि आप लिख सकते हैं 8 डिग्री। करंट टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री लिख सकते हैं आप। फिर जो आफ्टर जो 4 आवर्स के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा वो आपको लिखना है। तो इस तरह से आप, ये मैं आपको रफली बता रही हूँ, फेयर आउट आप लिख सकते हो, बाद में देख सकते हैं आप। तो एक्सप्रेशन जो बनेगा वो हो सकता है यहाँ पर 4 आवर्स के बाद है, इसलिए आप एक्सप्रेशन में लिखेंगे 8 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 4 टाइम्स 5, ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा। इस तरह से आप निकालेंगे। तो ये फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं, टेम्परेचर ड्रॉप ईच आवर 5 डिग्री सेल्सियस, current temperature 8 degrees Celsius, total drop in 4 hours 4 times 5 degrees Celsius. So the expression that denotes temperature after 4 hours is 8 minus 4 bracket 4 times 5. ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड टू नंबर्स whose HCF is 1 and LCM is 66. ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिसका HCF आएगा 1 और LCM होगा 66। तो HCF अगर 1 है और LCM 66 है, तो आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि फॉर्मूला जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का वो पुट कीजिए, और इस तरह से आप पहले दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकाल दीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे HCF और LCM को। तो जब हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1 टाइम्स 66 विच इज 66। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर आया है 66। तो अब आपको ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 66 आता है, जैसे कि 1 टाइम्स 66 वो खुद एक पेयर है, लेकिन कंडीशन भी ये होनी चाहिए कि इनका HCF और LCM, HCF तो होगा 1 और LCM होगा 66, ये भी कंडीशन होना चाहिए। तो 2 टाइम्स 33 इज ऑल्सो अ पेयर where we get 66 as a product, and 3 times 22 वो भी एक पेयर है, और 6 times 11 भी एक ऐसा पेयर है। तो इनमें से कोई भी आपका आंसर हो सकता है। तो आप आंसर में लिख सकते हैं दैट जो भी इन दोनों पेयर में से जो भी HCF आएगा 1 और LCM 66। तो फाइनल आंसर में आप यहाँ लिख सकते हैं दैट HCF of two numbers is equal to 1, LCM of two numbers is equal to 66। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 66 आया। सो वी नीड टू नंबर्स whose product is 66 and have no common factor other than 1। ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर यानी LCM तो आए 66, लेकिन कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो पॉसिबल पेयर्स है 2 टाइम्स 33, 3 टाइम्स 22 या 6 टाइम्स 11, कोई सा भी आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, Tejas needs 1.65 meter of cloth for a shirt. How many meters of cloth are needed for 3 shirts? तेजस को चाहिए एक शर्ट बनाने के लिए 1.65 मीटर क्लोथ। वन शर्ट के लिए उसको 1.65 मीटर क्लोथ की जरूरत है। तो 3 शर्ट्स बनाने के लिए उसे कितना कपड़ा, कितने मीटर कपड़ा लगेगा वो आपको निकालना है। तो 3 शर्ट्स के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं that cloth required for 1 shirt is equal to 1.65 meter. Number of shirts required 3. Cloth required for 3 shirts, जिसमें आप 1.65 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 4.95 मीटर ऑफ क्लोथ is required for 3 shirts. Next है आपका, 2 friends are training to run a 100-meter race. Their running times over the past week are given in seconds. Nikhil,
और सुनील, who on average ran quicker? तो आपको लिखा हुआ है कि दो फ्रेंड्स जो हैं वो 100 मीटर रेस के लिए भाग रहे थे। पिछले हफ्ते उन्होंने कुछ सेकंड्स रिकॉर्ड्स बनाए, जैसे निखिल ने इतने सेकंड्स में कंप्लीट किया 100 मीटर रेस और सुनील ने इतने में। तो एवरेज रन किसका ज्यादा था वो आपको निकालना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं निखिल का रनिंग टाइम्स कितना था। तो उसने 122 सेकंड्स लिए, 7 दिन लगाया उसने, और हर दिन का जो रिकॉर्ड है उसने लिखा, और टोटल जो था वो 122 सेकंड्स था। एवरेज निकालने के लिए आपको 122 को 7 से डिवाइड करना पड़ा, जिसमें आंसर आ गया 17.43 सेकंड्स। सुनील का जो रनिंग टाइम्स है वो दे रखा है, और जब सबको ऐड किया तो वो भी 122 और नंबर ऑफ डेज थे 7। इसका सुनील का भी जो एवरेज निकला है वो भी 17.43 सेकंड्स है। तो यानी कि निखिल और सुनील ने जो दोनों का ही इक्वली एवरेज जो है वो आया है आंसर। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्ट एटलीस्ट 4 डिफरेंट एंगल्स, ड्रॉ देयर बाइसेक्टर। 4 डिफरेंट एंगल्स कोई से भी बना लीजिए और उनका बाइसेक्टर बनाना है। मान लीजिए आपने एक एंगल बनाया इस तरह से, फिर आपको बाइसेक्टर बनाने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं एंगल के जो एंड पॉइंट है उसमें से आपको आर्क लेना है कॉम्पस से, और इस तरह से आपको आर्क लगाकर बाइसेक्टर बनाना है। तो ये जो दो एंगल्स आएंगे वो हमेशा इक्वल होंगे, इसलिए इसको बाइसेक्टर कहते हैं कि वो इक्वली डिवाइड करता है एंगल को। तो इस तरह से आप कुछ एंगल्स ले सकते हैं और उसको आप इस तरह से बाइसेक्टर कॉम्पस की मदद से आप इसका एंगल बाइसेक्टर बना सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको 4 एंगल्स इस तरह से ड्रॉ करने हैं, और वहां जब भी आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे कॉम्पस यूज करना, इक्वल मेजरमेंट कोई सा भी आप ले सकते हो, मोर देन हाफ जो भी एंगल आपने बनाया उसका मोर देन हाफ लेकर आप आर्क लगाएंगे और फिर वो कटेगा और उसके बाद फिर लाइन ड्रॉ होगा। नेक्स्ट है आपका अ कार कवर्स 234.45 किलोमीटर यूजिंग 12.6 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल पर लीटर? अगर एक कार इतना किलोमीटर तय करती है 12.6 लीटर ऑफ पेट्रोल से, तो 1 लीटर पेट्रोल से वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो आपको निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार, टोटल डिस्टेंस जो है वो ऑलरेडी गिवन है विच इज 234.45 किलोमीटर। तो पेट्रोल जो कार ने यूज की है वो है 12.6 लीटर्स। डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने 1 लीटर के अंदर जितना पेट्रोल यूज किया 18.6 किलोमीटर ट्रैवल किया गाड़ी ने 1 लीटर पेट्रोल में, इतना डिस्टेंस कवर किया। तो ये है आपका फाइनल आंसर, दैट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार पर लीटर ऑफ पेट्रोल इज 18.6 किलोमीटर। 1 लीटर पेट्रोल यूज करके उसने 18.6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। नेक्स्ट है आपका अ फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट द रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 32 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। अगर फ्रीजिंग प्रोसेस चल रहा है घर के अंदर, रूम टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस से हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा है उस रूम टेम्परेचर का, तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस? प्रोसेस के स्टार्ट होने के 10 घंटे बाद टेम्परेचर क्या होगा वो निकालना है। तो जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है 32 डिग्री सेल्सियस, और हर एक घंटे में डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, डिक्रीज इन 1 आवर, एक घंटे में जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है वो है 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 10 घंटे में कितना, इसी रेट पे अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो 10 घंटे में जाकर वो 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो अगर एट प्रेजेंट टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है, उसमें अगर हम 50 डिग्री सेल्सियस माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 10 घंटे बाद टेम्परेचर क्या होगा। तो जो इसका फाइनल आंसर है वो आप लिख सकते हैं स्टेप वाइज इस तरह से। इनिशियल रूम टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस है, डिक्रीज इन टेम्परेचर पर आवर हो गया 5 डिग्री सेल्सियस, टोटल टाइम 10 आवर्स का है, तो टोटल डिक्रीज इन टेम्परेचर इन 10 आवर्स, तो 10 घंटे में जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है वो 50 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होगा। लेकिन एट प्रेजेंट जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस है, उसमें हम 50 डिग्री सेल्सियस को माइनस करेंगे तो आपका नेगेटिव में आंसर आएगा नेगेटिव 18 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स हो जाएगा नेगेटिव 18 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है आपका अ टैक्सी ड्राइवर चार्जेस अ फिक्स्ड फी ऑफ ₹800 पर डे प्लस ₹20 फॉर ईच किलोमीटर ट्रैवल। एक टैक्सी ड्राइवर है जो कि गाड़ी चलाने के लिए फिक्स्ड फी, जो उसका प्राइस है, फिक्स्ड प्राइस है, वो है ₹800, और फिर हर एक किलोमीटर में वो ₹20 एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। अगर टोटल कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट ऑफ द टैक्सी राइड इज 2200, अगर
एक टैक्सी राइड का तो जो टोटल कॉस्ट आया 2200, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उस टैक्सी ने वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर फिक्स प्राइस जो है वो आप लिख सकते हो, क्योंकि फिक्स प्राइस जो है उस टैक्सी ड्राइवर ने जो लेता है वो है 800 रुपीज, और पर किलोमीटर हर एक किलोमीटर में वो चार्ज लेता है 20 रुपीज। अगर टोटल राइड जो आई है, गाड़ी ट्रैवल हुई है और टोटल जो प्राइस लिया उस टैक्सी ड्राइवर ने वो लिया है 2200, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2200 में से पहले फिक्स प्राइस को माइनस कर देंगे, जो कि बन जाएगा 1400। फिर 1400 के अंदर पर किलोमीटर वो 20 रुपीज चार्ज कर रहा है, उसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो आप फाइनल आंसर में लिख सकते हैं फिक्स चार्ज ऑफ द टैक्सी ड्राइवर पर डे, हर एक दिन में फिक्स चार्ज है 800 रुपीज, हर एक किलोमीटर का चार्ज 20 रुपीज है, और टोटल कॉस्ट राइड हुई है 2200। तो अमाउंट चार्ज जो लिया है वो है 1400, 800 माइनस कर 1400 पर किलोमीटर के हिसाब से 20 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से 1400 को आप डिवाइड करेंगे 20 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 70। यानी टैक्सी ने 70 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। यहाँ एक चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ पर आप एक क्वेश्चन ये चॉइस कर सकते हैं दैट सम ऑफ द टू नंबर्स इज 76। अगर दो नंबर्स का सम जो है वो 76 है और उनमें से एक नंबर जो है इज 3 टाइम्स द अदर, वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स बड़ा है, तो वो दो नंबर्स क्या होंगे वो आपको निकालना है। तो मान लीजिए एक को हमने x लिया तो दूसरे को हम 3x लेंगे क्योंकि वो 3 टाइम्स बड़ा है, तो x प्लस 3x हो गया आपका 4x, तो 4x इज इक्वल टू 76, और x की वैल्यू निकालने के लिए आपको 76 को 4 से डिवाइड करना होगा। जब x की वैल्यू आ जाए तो 3x निकाल देना। तो इस तरह से आप स्टेप लिख सकते हैं द सम ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू 76। स्मॉलर नंबर है x और जो दूसरा नंबर है वो है 3x। सम दे रखा है x प्लस 3x, और जो सम दे रखा है क्वेश्चन के अंदर वो 76 दे रखा है ऑलरेडी। तो इक्वेशन बन गई आपकी x प्लस 3x इज इक्वल टू 76। इस तरह से आप x की वैल्यू निकाल गए और आपने निकाल दिया 19। दूसरा नंबर जो है वो 3 टाइम्स x है, यानी कि 3 टाइम्स 19 विच इज 57। तो दो नंबर्स हो गए 19 एंड 57। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका find the smallest number that is divisible by 3, 4, 5 and 7 but leaves a remainder of 10 when divided by 11। एक ऐसा छोटा नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो कि 3, 4, 5 और 7 से डिवाइड हो सके, लेकिन जब उसको 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 10 आना चाहिए। तो इसके लिए हम पहले क्या निकालेंगे, पहले हम 3, 4, 5 एंड 7 का एलसीएम निकालेंगे, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक ऐसा नंबर जो इन चारों नंबर के टेबल्स में आता हो, ऐसा छोटा सा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। तो एलसीएम निकालने के लिए हम पहले एलसीएम का जो मेथड है वो अप्लाई करेंगे, और उसके बाद एलसीएम निकालने के बाद इसको 11 से डिवाइड करेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे कि क्या रिमाइंडर 10 आ रहा है या नहीं। तो पहले हम स्टेप वाइज करेंगे, जैसे सिंस रिक्वायर द नंबर is divisible by 3, 4, 5 and 7, we first find their LCM। पहले हमने LCM निकाला जो कि 420 है, लेकिन जब हमने 420 को 11 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर 2 आया, लेकिन हमें चाहिए था 10 रिमाइंडर। तो हम 420 के मल्टीपल्स यानी कि 420 को आगे एक्सटेंड करेंगे और उसके मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे, और एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे जिसको डिवाइड करने पर 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 10 आ जाए। तो आंसर है आपका 2100, जो कि 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 10 आता है, और वो जो 2100 है वो 3, 4, 5 एंड 7 से भी डिविजिबल है। अगला जो सेक्शन सी है, यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर एक आंसर पर आपको 4 मार्क्स मिलेगा। तो पहला जो सॉल्व दिस सेक्शन सी का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज फाइंड एंगल बी एंड सी इफ ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर ए सेंटर है सर्कल का तो एंगल बी और सी आपको फाइंड आउट करना है। अगर आप इस सर्कल के देख सकते हैं, अगर ए सेंटर है तो कोई भी लाइन सेंटर से पास होकर सर्कल के किसी भी पॉइंट पे टच करती है तो उसको हम रेडियस कहते हैं। तो यानी ए बी और ए सी जो है वो रेडियाई हो गए। अब एंगल बी और सी आपको फाइंड आउट करना है। तो इन ट्राइंगल ABC, AB is equal to AC, radius of the circle। एंगल C और B जो है वो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ऑल्सो। आपने देखा होगा जब भी कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है या इक्वल साइड वाला जो ट्राइंगल होता है ऑपोजिट साइड्स के, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यानी एंगल C और B भी इक्वल हुए। तो अगर एंगल C और B इक्वल है
और एंगल ए ऑलरेडी गिवन है, तो ये एक ट्राइंगल ही दे रहा है, तो उसके फॉर्मूले से हमें निकालना है एंगल बी एंड सी। तो एंगल सी के जगह हम एंगल बी रख देंगे, तो इस तरह से 2 एंगल बी हो गया, और 2 एंगल बी से 60 डिग्री, दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री डिवाइड बाय 2 विच इज 30 डिग्री। तो इस तरह से एंगल सी और बी जो है वो 30 डिग्री हो गए। नेक्स्ट है आपका, श्यामला bought 3 kilogram bananas at 30 rupees per kg. She counted 35 bananas in all. She sells each banana for 5 rupees. श्यामला 3 किलोग्राम बनाना लेकर आई, केले लेकर आई, उसमें हर एक किलोग्राम जो था वो 30 रुपीज का है। जब उसने काउंट किए तो वो 35 बनानास निकले। She sells each banana for ₹5. उसने हर एक बनाना 5 रुपए में बेचा। तो हाउ मच प्रॉफिट डज शी मेक सेलिंग ऑल द बनानास? तो उसे सारे बनाना केले बेचने के बाद उसको कितना प्रॉफिट हुआ वो निकालना है। तो पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे जो कि ऑलरेडी गिवन है 1 kg का, विच इज 30 रुपीज। तो 3 kg का कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स 30 दैट इज ₹90। तो टोटल बनानास जो उसने काउंट किए थे वो 35 थे, और जब उसने एक बेचा यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना जो है वो लिखा है ऑलरेडी ₹5। जब उसने एक बनाना बेचा 5 रुपीज में, तो 35 रुपीज जो बनानास हैं वो कितने में बेचेगी? तो उसके लिए आपको क्या करना है, 35 टाइम्स 5 करना है, विच इज इक्वल टू ₹175। अब क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस बड़ा ही है कॉस्ट प्राइस से, तो अब आपको प्रॉफिट निकालना है जो कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो आप स्टेप्स लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ पर किलोग्राम ऑफ बनानास विच इज 30 डिग्री, टोटल क्वांटिटी 3 किलोग्राम थी, तो 3 किलोग्राम का कॉस्ट प्राइस हो गया ₹90। सेलिंग प्राइस फॉर 1 बनाना ₹5 है, 35 बनानास थे टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग जो किया था, तो 35 टाइम्स 5 हो जाएगा ₹175। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के लिए निकालने के लिए आपको सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस करना होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 175 माइनस 90, तो आपका फाइनल आंसर आ गया ₹85। और इस तरह से श्यामला ने मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹85। श्यामला ने 85 रुपीज का प्रॉफिट लाभ बना लिया। नेक्स्ट है आपका, ड्रॉ अ लाइन L एंड मार्क अ पॉइंट P एनीवेयर आउटसाइड द लाइन, कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन L थ्रू P। अब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसको L नाम देना है, फिर P पॉइंट जो है वो कहीं भी आउटसाइड में बना सकते हो, उसके बाद उसके अंदर परपेंडिकुलर लाइन बनानी है उस पॉइंट्स के थ्रू। तो अब आप देख सकते हैं जैसे इस तरह से आप रफली बना लीजिए, एक लाइन बनाया एंड उसके बाद P पॉइंट रखा, यहाँ से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो कॉम्पस यूज होगा। इस तरह से आप आर्क लगाएंगे कॉम्पस की मदद से, उस आर्क को नाम दे सकते हो आप A एंड B। फिर A एंड B से आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हो, वैसे ही आर्क लेना है मोर देन हाफ। जैसे ये जितना भी आपने लिया है, जब आप आर्क लेंगे कॉम्पस में तो मोर देन हाफ होना चाहिए जितना भी आपने आर्क फर्स्ट लिया था। तो इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और ये आपका बन गया C एंड D पॉइंट जो कि A और B का बाइसेक्टर है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस आप लिख सकते हैं, ड्रॉ लाइन L एंड टेक अ पॉइंट P आउटसाइड इट, इस तरह से। विद सेंटर P ड्रॉ एन आर्क कटिंग लाइन L एट 2 पॉइंट्स A एंड B। इस तरह से आप A और B पे कट कर सकते हैं। With centers A and B, draw arcs of equal radius above and below AB। ठीक है, अब आपको एक सेम ही साइज का कॉम्पस में रेडियस लेते हुए ऊपर भी आर्क लगाना है एंड नीचे भी लगाना है A एंड B दोनों पॉइंट से। जब वो कटेंगे तो वो कट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं C और D पर, इस तरह से। Let the arcs intersect at C and D. Join C and D and extend if it is necessary। दोनों को ज्वाइन कीजिए अच्छे से और एक्सटेंड कीजिए जहां जरूरत है। Since CD is the perpendicular bisector of AB, it is perpendicular to AB। क्योंकि CD जो है वो perpendicular bisector है AB का, तो perpendicular है AB का, और AB जो है वो लाइन L पर है, तो CD is perpendicular to line L and passes through point P। CD जो है वो perpendicular हो गया लाइन L पर भी और P पॉइंट से भी पास हो रहा है। तो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन थे। नेक्स्ट है आपका, कंसिडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ कॉलोनी, choose an appropriate scale and draw a double bar graph, write down your observations। ये कुछ डाटा दे रखा है जहां पर आपको फेवरेट स्पोर्ट्स, वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग का डाटा गिवन है कि कुछ लोग सिर्फ देखते हैं स्पोर्ट्स और कुछ लोग पार्टिसिपेट यानी खेलते भी हैं। तो अब आपको एक स्केल बनाना है, ग्राफ बनाना है।
तो यहाँ पर हम 1 यूनिट को 200 पीपल ले लेंगे और इस तरह से ग्राफ रेडी करेंगे। अब आप इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है, जैसे क्या ऑब्जर्व किया हमने, ऑब्जर्वेशन है हमारी, क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट, कि क्रिकेट जो है बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है, एंड एथलेटिक्स इज द लीस्ट पॉपुलर स्पोर्ट फॉर बोथ वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। सिर्फ देखने में भी और खेलने में भी लोग क्रिकेट को ज्यादा पसंद करते हैं और एथलेटिक्स को कम पसंद करते हैं। More people prefer watching sports rather than actually playing and participating in it. ज्यादातर लोग सिर्फ स्पोर्ट्स देखना पसंद करते हैं, उन खेलना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो ये भी हमने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट है, इसके अंदर एक चॉइस क्वेश्चन है। The marks out of 100 obtained by a group of students in a general knowledge quiz are 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75. Another groups scored in the same quiz are, ये कुछ डाटास गिवन है आपको जनरल नॉलेज क्विज कंपटीशन में, आउट ऑफ 100 कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने इतने मार्क्स स्कोर किए। अब आपको कंपेयर करना है उनके परफॉर्मेंसेस बेसिस पर कि उनका मीन एंड मीडियन क्या आएगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट ग्रुप का जो मार्क्स है वो आपको यहाँ लिखना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 10। अगर आप इनको काउंट करोगे तो ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं यहाँ पर। सम ऑफ मार्क्स, इन सब मार्क्स को जब आप प्लस करेंगे तो उसका सम आएगा 730। मीन निकालने के लिए आपको टोटल सम को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी 10 से डिवाइड करना होगा, तो यानी 730 डिवाइड बाय 10। फिर इस मार्क्स को अरेंज करना है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा। फिर उसका मीडियन निकालना है। मीडियन मिडिल टर्म होता है, तो यहाँ पर मिडिल टर्म में दो नंबर्स आ रहे हैं 76 एंड 81, तो उसका जो मीडियन है वो निकालने के लिए आपको दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो आंसर आया 78.5। सेकेंड ग्रुप के जो मार्क्स हैं आपको वो लिखने हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जब इन मार्क्स को देखा गया तो 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं ये टोटल। सम ऑफ मार्क्स के लिए आपको अगेन इन सबको प्लस करना है, तो 681 आया। मीन निकालने के लिए 681 डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 9, तो आ गया 75.67। फिर इन मार्क्स को अरेंज करना है, फिर उसका मीडियन निकालना है जो कि आया 79। कंपैरिजन किया तो मीन जो है सेकेंड ग्रुप का मीन फर्स्ट ग्रुप के मीन से ज्यादा है, दैट इज 75.67 इज ग्रेटर देन 73। मीडियन जो है वो भी सेकेंड ग्रुप का फर्स्ट ग्रुप से ज्यादा है, तो हेंस द सेकेंड ग्रुप परफॉर्म बेटर। तो सेकेंड ग्रुप ने अच्छा परफॉर्म किया। नेक्स्ट है आपका, अ डॉग इज चेजिंग अ रैबिट दैट हैज अ हेड स्टार्ट ऑफ 150 feet. It jumps 9 feet every time. The rabbit jumps 7 feet. In how many leaps does the dog catch up with the rabbit? एक डॉग रैबिट को पकड़ने, चेस करने की कोशिश कर रहा है। रैबिट उससे 150 फीट आगे है। अगर डॉग एक जंप में, एक लीप में 9 फीट जंप कर लेता है और रैबिट सिर्फ एक जंप में सिर्फ 7 फीट कवर करता है, तो कितने लीप्स यानी कितने जंप्स में डॉग रैबिट को चेस कर पाएगा वो आपको निकालना है। यहाँ रैबिट ऑलरेडी हेड स्टार्ट कर चुका है, 150 फीट आगे है डॉग से, तो अब आपको ये निकालना है कितने जंप्स में वो डॉग रैबिट को चेस कर पाएगा। तो हेड स्टार्ट ऑफ द रैबिट इज इक्वल टू 100 फीट, 50 फीट। डिस्टेंस जंप बाय डॉग इन वन लीप, एक जंप में डिस्टेंस कवर करता है डॉग 9 फीट, जबकि रैबिट एक जंप में 7 फीट कवर करता है, यानी कि एक जंप में डॉग ने 2 फीट गेन किए, 2 फीट ज्यादा है वो। तो नंबर ऑफ लीप्स रिक्वायर्ड 150 को कवर करने के लिए, क्योंकि वो 150 आगे है फीट, 150 फीट रैबिट जो है वो डॉग से आगे है, तो उसको कवर करने के लिए 150 डिवाइड बाय 2 करेंगे, क्योंकि वो हर एक जंप में 2 फीट आगे बढ़ रहा है इसलिए। तो 75 लीप्स में यानी 75 जंप्स में डॉग जो है वो रैबिट को चेस कर देगा। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी। ये आपका लॉन्ग आंसर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ हर एक आंसर पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो जो पहला लॉन्ग आंसर क्वेश्चन या सेक्शन डी का क्वेश्चन है वो है, द्वारकानाथ परचेजेस नोटबुक एट अ होलसेल प्राइस ऑफ 23 rupees 60 paise per piece and sells each notebook at rupees 30. How much profit does he make if he sells 50 books in a week? द्वारकानाथ अगर नोटबुक्स खरीदता है होलसेल में, एक बुक को उसने खरीदा 23 rupees 60 पैसे में और उसी को उसने बेचा 30 rupees में, तो जो प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ वो निकालना है आपको।
और अगर वो 50 बुक्स को इसी तरह से बेचेगा पूरे हफ्ते में तो उसको कितना प्रॉफिट होगा वो बताना है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है एक नोटबुक की 23 रुपीज 60 पैसे, सेलिंग प्राइस है 30 रुपीज। प्रॉफिट निकालने के लिए आपको दोनों को माइनस करना होगा, तो आंसर आया 6 रुपीज 40 पैसे। उसने बुक्स बेचे, 50 बुक्स उसने पूरा बेचा, तो बेचने पर उसको प्रॉफिट हुआ ₹320 का। तो पूरे हफ्ते में उसने जो प्रॉफिट कमाया ₹320 का। नेक्स्ट है, इट इज गिवन दैट OB is equal to OC and OA is equal to OD. Show that AB is parallel to CD. यहाँ पर एक फिगर के अंदर आपको OB जो है वो OC के इक्वल है, OA OD के इक्वल है। तो अब आपको शो करना है कि AB क्या पैरेलल है CD से, तो ये आपको शो करना है। तो प्रूफ करने के लिए आपके पास जो गिवन चीजें हैं वो आपके पास यहाँ दे रखी है, दैट इज OB is equal to OC and OA is equal to OD। ये मैं रफली बता रही हूँ, फेयरली आपको आंसर मिल जाएगा अभी। ये चीज, दो चीज जो आपके पास गिवन है, साइड्स, अगर दो साइड्स गिवन है तो अब ये एंगल आप देख सकते हो, एंगल O is equal to एंगल O, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये दोनों। तब हमारे पास तीनों चीजें आ चुकी है कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए कि दो ट्राइंगल है AOB एंड DOC, ये कॉन्ग्रुएंट हुए SAS से, साइड एंगल साइड से। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए तो अब आप देख सकते हैं एंगल A और एंगल D और एंगल B और एंगल C ये भी आपस में इक्वल है बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल्स है तो आपको पता ही है कि ऑल्टरनेट एंगल्स तभी होते हैं जब पैरेलल लाइन होती है। तो इस तरह से पैरेलल लाइन प्रूव हो गया। ये फाइनल आंसर आपका इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, OA इक्वल टू OD गिवन है, OB इज इक्वल टू OC गिवन है। एंगल AOB एंड एंगल DOC वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, देयरफॉर एंगल triangle AOB is congruent to triangle DOC by SAS। अगर corresponding जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल हो गए बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो ये भी प्रूफ हो गया कि AB इज पैरेलल टू CD। नेक्स्ट है आपके पास चॉइस क्वेश्चन। इन अ रेस्टोरेंट अ फ्रूट जूस कॉस्ट ₹15 लेस देन अ चॉकलेट मिल्क शेक। अगर एक रेस्टोरेंट में फ्रूट जूस की जो कॉस्ट प्राइस है वो मिल्क शेक, चॉकलेट मिल्क शेक से ₹15 कम है। इफ 4 fruit juices and 7 chocolate milkshake cost ₹600, find the cost of the fruit juice and milkshake। अगर 4 फ्रूट जूस और 7 चॉकलेट मिल्क शेक का जो प्राइस है टोटल मिलाकर 600 आता है, तो फ्रूट जूस और मिल्क शेक का प्राइस कितना होगा वो आपको निकालना है। तो हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं इस तरह से, स्टेप्स। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 फ्रूट जूस इज इक्वल टू ₹X। अगर एक फ्रूट जूस का X मानते हैं तो चॉकलेट मिल्क शेक उससे ₹15 ज्यादा है तो X प्लस 15 हो जाएगा। 4 फ्रूट जूसेस खरीदे तो 4X हो गया। 7 चॉकलेट मिल्क शेक्स खरीदे हैं तो 7 टाइम्स X प्लस 15। टोटल कॉस्ट जो है वो 600 है, तो दोनों का इक्वेशन बन गया 4X प्लस 7 होल ब्रैकेट X प्लस 15 इज इक्वल टू 600। तो इस तरह से आपने जब इसको सॉल्व किया तो X की वैल्यू आ गई ₹45, यानी कि 1 फ्रूट जूस जो है वो ₹45 में आया और चॉकलेट शेक जो है मिल्क शेक वो ₹15 ज्यादा है फ्रूट जूस से, तो 45 प्लस 15 तो हो गया ₹60। यानी कि 1 फ्रूट जूस आया ₹45 में और 1 चॉकलेट मिल्क शेक आया ₹60 में। नेक्स्ट है आपका, here are machines that take an input, perform an operation on it and send out the result as an output. Find the inputs in the following cases। ये एक मशीन है जो कि कुछ इनपुट लेती है और कुछ ऑपरेशंस कवर करती है और उसके बाद रिजल्ट में आउटपुट देती है। तो अब आपको सॉल्व करना है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आउटपुट आपका 43 आया तो हम मान लेते हैं कि इनपुट x होगा। तो अगर हम यहाँ पर x रखते हैं तो इस ऑपरेशन में x प्लस 3 टाइम्स 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 43 आया। तो इस तरह से इक्वेशन बन गया। अब आप देख सकते हैं 5 को हम अगर राइट हैंड साइड लेके जाएंगे माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा। तो x प्लस 3 ब्रैकेट टाइम्स 4 इज इक्वल टू 48 हो गया। 48 को 4 से डिवाइड किया तो 12 हो गया एंड x की वैल्यू आ गई आपकी 9, यानी इनपुट है 9। नेक्स्ट है आपका आउटपुट 75 है, तो यहाँ पर भी आपको इनपुट को x रखकर इक्वेशन सॉल्व करनी है।
आपका इक्वेशन बन जाएगा होल ब्रैकेट x प्लस 3 टाइम्स 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 75। इस तरह से आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू आई है वो है 17, यानी कि जो रिक्वायर्ड इनपुट है वो है 17। जब आप 17 वहां रखेंगे तो आउटपुट आएगा 75। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 21st क्वेश्चन। A cement company earns a profit of rupees 8 per bag of white cement sold and loss of rupees 5 per bag of grey cement sold. Represent the profit loss as integers. एक सीमेंट कंपनी है जो कि प्रॉफिट बनाती है जब वो एक व्हाइट सीमेंट का एक बैग जो है वो बेचती है। ₹8 का प्रॉफिट होता है, लेकिन वही सीमेंट कंपनी जब ग्रे सीमेंट को बेचती है तो उसे हर एक बैग पे ₹5 का लॉस होता है। तो अब आपको क्वेश्चन बताना है कि कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। अगर कंपनी 3000 बैग्स व्हाइट सीमेंट के बेचती है और 5000 बैग्स ग्रे सीमेंट के बेचती है पूरे महीने में, तो उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो हम रफली निकाल सकते हैं इसका आंसर कि प्रॉफिट अगर व्हाइट सीमेंट पे होता है तो वो ₹8 का हो रहा है, और लॉस जो है वो रुपीज ग्रे सीमेंट पे हो रहा है -5 का, यानी कि नेगेटिव लॉस है तो -5 में होगा रुपी। तो अब आपको निकालना है 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट अगर 3000 बैग्स है तो प्रॉफिट हुआ 3000 टाइम्स 8, जो कि हो जाएगा आपका 24,000, और लॉस जो ग्रे सीमेंट पे हुआ बेचने पर ₹5 का लॉस है, और 5000 बैग्स ग्रे सीमेंट के बेचे गए तो 5000 टाइम्स -5 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा आपका 25,000। तो अगर व्हाइट सीमेंट पे 24,000 बना है और 5000 बैग्स ग्रे सीमेंट के में 25,000 का बना है तो -25,000 हो गया। तो प्रॉफिट और लॉस में आपको क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पर लॉस है। तो आप स्टेप्स लिख सकते हैं। प्रॉफिट ऑन 1 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट इज इक्वल टू ₹8, लॉस ऑन 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इज इक्वल टू -5। तो नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट्स जो बेचे गए थे वो 3000 बैग्स थे, तो 3000 का आप निकाल देंगे बाय जस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय 8, जो कि हो जाएगा 24,000। ग्रे सीमेंट निकालने के लिए 5000 बैग्स कंपनी ने बेचा, तो 5000 पर हर बैग पर ₹5 के लॉस के हिसाब से 25,000 -25,000 का लॉस हो रहा है। तो टोटल जो प्रॉफिट और लॉस में सिर्फ लॉस हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ₹1000 का लॉस हुआ, कंपनी मेक्स अ लॉस ऑफ ₹1000, यहाँ पर लॉस बनाया कंपनी ने। अब जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो दे रखा है, वो पूछा है आपसे, इफ द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड इज 6400 बैग्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट द कंपनी मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। अगर कंपनी ग्रे सीमेंट बेचती है 6400, तो वो कितने व्हाइट सीमेंट बेचे कि ना तो उसको कंपनी को प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। तो ग्रे सीमेंट अगर कंपनी ने बेचा 6400, तो अब आपको पता है 6400 में हर एक ग्रे सीमेंट पे लॉस था ₹5 का, तो 6400 टाइम्स 5 से पता चल जाएगा कितना टोटल लॉस हुआ। और प्रॉफिट बनाने के लिए हमें व्हाइट सीमेंट को बेचना पड़ेगा, ताकि ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, यानी जितना भी लॉस हुआ है वो कवर अप हो जाए। तो व्हाइट सीमेंट को अब हमें पता नहीं है, तो उसको हम x मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप्स मैंने लिख दिया है, जैसे नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट्स बैग सोल्ड 6400, लॉस फ्रॉम ग्रे सीमेंट से जो लॉस हुआ वो बना है -32,000, यानी माइनस का 32,000 रुपीज लॉस हुआ है। तो व्हाइट सीमेंट कितना बेचना है, अगर व्हाइट सीमेंट हम x मान के चलते हैं तो हर एक बैग पर ₹8 का प्रॉफिट हुआ था, तो 8x हो जाएगा प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट है और जो लॉस है उन दोनों को हम ऐड कर इक्वेशन बनाएंगे, दैट इज 8x प्लस ब्रैकेट 32,000 माइनस 32,000 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू निकल गई 4000, यानी कि 4000 व्हाइट सीमेंट बैग कंपनी बेचेगी, तो ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस रहेगा। नेक्स्ट इसमें चॉइस क्वेश्चन है, इन अ टेस्ट +4 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer. पॉजिटिव 4 मार्क्स मिलेंगे सही आंसर देने पर, और नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे अगर आंसर गलत हुआ तो। अनिता आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस इन द टेस्ट। अब इसमें पूछा गया है, बताया है कि अनिता ने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। शी स्कोर्ड 40 मार्क्स इवन दो 15 ऑफ हर आंसर्स वर करेक्ट। उसने 40 मार्क्स स्कोर किया जबकि उसके 15 आंसर्स करेक्ट थे।
हाउ मेनी ऑफ हर आंसर्स वर इनकरेक्ट, कितने उसके गलत हुए और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी निकालना है। तो करेक्ट आंसर पर आपको मार्क्स मिलेंगे +4, रॉन्ग आंसर पर मिलेगा -2, -2 कट हो जाएंगे। और टोटल मार्क्स अनिता को मिले थे 40, लेकिन उसने 15 क्वेश्चंस करेक्ट भी किए थे। करेक्ट क्वेश्चंस जो उसने अटेम्प्ट किया था वो 15 था। तो अगर 15 क्वेश्चंस करेक्ट थे तो करेक्ट आंसर्स पर उसको मार्क्स मिले 15 टाइम्स 4 यानी कि 60, लेकिन टोटल मार्क्स उसके 40 आए हैं, यानी कुछ तो कटा है। तो कटा कितना है वो देखेंगे पहले, मार्क कितना रिड्यूस हुआ मार्क्स। तो 60 - 40 दैट इज 20। अब रिड्यूस मार्क्स जो है 20 नेगेटिव मार्क्स है, नेगेटिव मार्क्स का वो है। तो हर एक क्वेश्चन पे अगर -2 कट गया तो 20 मार्क्स कटने के लिए उसे कितने क्वेश्चंस नेगेटिव किए होंगे, उसके लिए आप 20 को 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, यानी कि 10 क्वेश्चन उसने गलत अटेम्प्ट किया, तब जाकर उसका -20 बना। तो टोटल क्वेश्चंस जो थे उसने 15 क्वेश्चन सही किए थे और 10 क्वेश्चंस गलत। तो इस तरह से आप टोटल क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। तो अब स्टेप वाइज आप आंसर देखिए। मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर +4, मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर -2, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स 15 दिए थे तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर मिलेंगे 60, लेकिन टोटल मार्क्स स्कोर किया 40। अब इनकरेक्ट आंसर की वजह से उसके मार्क्स रिड्यूस हुए जो कि हो गया -20। अब इनकरेक्ट आंसर की वजह से कितने आंसर्स दिए थे, कितने क्वेश्चंस उसने गलत किए थे, वो करने के लिए आपको -20 डिवाइड बाय -2 करेंगे जो कि 10 क्वेश्चंस हुए, यानी कि 10 क्वेश्चंस उसने गलत किया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने के लिए करेक्ट क्वेश्चंस जो कि 15 था और 10 गलत थे, दोनों को ऐड किया 25, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 25। तो इस तरह से ये आपका आंसर निकल आया। अब इसी में ही पार्ट बी भी है। पार्ट बी क्वेश्चन जो है, अनिल स्कोर्ड -10 marks even though he had 5 correct answers. How many of his answers were incorrect? Did he leave any questions unanswered? अनिल ने -10 मार्क्स स्कोर किया, जबकि ही हैड सिर्फ उसने 5 सही आंसर दिए, उसके बावजूद उसको सिर्फ -10 मार्क्स मिले। तो उसने कितने आंसर्स गलत किए वो बताना है, और क्या उसने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा वो भी आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर उसने अटेम्प्ट किए थे 5, तो मार्क्स मिले उसको 5 टाइम्स 4 दैट इज 20, लेकिन यहाँ पर उसको -10 मिला है। -10 मीन्स कि उसका कुछ क्वेश्चंस गलत किए उसने, टोटल मार्क्स था -10, तो इस हिसाब से नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने होंगे वो आपको निकालना है। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स थे 5, मार्क्स जो करेक्ट आंसर पे मिले उसको 20, लेकिन उसका जो टोटल स्कोर था वो -10 था, यानी इनकरेक्ट आंसर देने पर उसको उसके मार्क्स नेगेटिव में आए। तो कितने इनकरेक्ट हुए वो निकालने के लिए आप दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर हो गया -30, और कितने नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स थे उसको डिवाइड करेंगे आप 2 से तो आपका आंसर आ जाएगा 15। टोटल क्वेश्चंस थे 5 + 15 दैट इज 20, यानी उसने ए भी क्वेश्चन बिना आंसर के नहीं दिया, सारे आंसर्स किए, भले उसमें कुछ गलत क्यों ना हो। तो ये था एक क्वेश्चन पेपर जो सैम्पल पेपर है आपके प्रैक्टिस के लिए, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। Thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe. Till then, bye bye. Take care.